तो घर्षण के नियम में सबसे पहला नियम जो है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो या और जिससे आपका फॉर्मूला डेवलप होगा वो चीज़ आप देखिए कि घर्षण बल जो होता है, मतलब मान लीजिए सपोज करिए सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हमेशा ये डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर इसका वेट जो है वो सपोज करिए mg है और इसके ऊपर जो सरफेस का रिलेशन लग रहा है वो सपोज r है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर हम कैपिटल F फोर्स अगर अप्लाई कर देते हैं और उसकी वजह से अगर ये मोशन में भी आने लगता है या नहीं भी आता है मोशन में, आपने बस फोर्स लगाना है। चलना स्टार्ट कर नहीं चलता है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। चल देता है तो फिर उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। चलने वाला होता है तो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। मतलब कहने का ये है, ये F जो है आपका, अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहती है तो फिर उस स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर वो अबाउट टू मूव कंडीशन में होती है, ये हम कल देख चुके हैं, ठीक है ना, तो यही फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है। और यही बॉडी अगर चलना स्टार्ट कर देती है यानी कि मोशन में आ जाती है तो फिर उसमें ये जो है वो फ्रिक्शन जो है काइनेटिक F के फ्रिक्शन में बन जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसकी वैल्यू जो है वो, इसकी जो रेंज होती है Fs की वो 0 to Fl होती है। ये मतलब समझ लीजिए, ये अगर कुछ नहीं लग रहा था तो ये 0 भी रहेगा, अगर थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा और ये चलना स्टार्ट नहीं किया तो इसकी वैल्यू भी उतनी उतनी होती रहेगी अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट जो है वो सीमांत घर्षण यानी कि Fl होती है। लिमिटिंग एल्स मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। और अगर इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा कम हो जाता है इनके मुकाबले। मतलब देखिए वास्तव में इसके मुकाबले कम हुआ है, लेकिन हम इन जनरल इसे Fs से ही डिनोट कर देते हैं, तो इसलिए ये बुक्स में ये लिखा दिया जाता है कि F इज लेस देन Fs। यदि वस्तु चलने ही वाली है, ठीक है ना, तब तो इसके ऊपर जो काम करने वाला आपका घर्षण बल है यानी कि सीमांत घर्षण बल, तब वस्तु पर कार्यरत सीमांत घर्षण, अब आप इसे Fs बोलें या Fl बोलें ये आपकी मर्जी है। मैं इसे अभी कुछ नहीं बोल रहा, मैं इसे F ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस केस में, और या फिर आप सीमांत घर्षण को भी आप क्या कह सकते हैं, एक तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है। तो इस वास्तव में तो इसे Fl बोलना चाहिए, लेकिन इसे Fs भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ध्यान रखिएगा उस टाइम पे सीमांत की ही बात करी जा रही है। तो मैं अगर इसे F बोलूं तो ये Fs यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग भी स्टैटिक का ही टाइप है। आप तो एक्चुअल पिक्चर दिमाग में रखिए, क्या लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिए। सीमांत घर्षण और सीमांत भी स्टैटिक ही होता है, इसलिए मैंने Fs लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ कुछ बुक्स में Fl और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए Fl भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया जो R होती है ये इसके समानुपाती होता है। ये रूल है, ये नियम है घर्षण का मेन नियम। यदि वस्तु चलने वाली तब वस्तु पर कार्यरत सीमांत घर्षण बल वस्तु पर लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, ठीक है ना। implies that Fs directly proportional to R, ये Fs है अगर मेरा, और यहाँ से Fs इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे μs R, ये आप एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये जो जहाँ μs एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, तो μs है वो डिपेंड किस पे करता है, एक तो मटेरियल कौन सा यूज किया है, दूसरा ही डिपेंड करता है जो रफनेस है कि वो सतहें कैसी हैं, उन चीजों पे ही डिपेंड करता है। नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होता है, कैपिटल R इज इक्वल टू mg। तो इसमें फर्स्ट में रखते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो Fs इज इक्वल टू कितना आ जाएगा μs mg। ये फॉर्मूला ये बॉक्स में बंद कर दीजिए, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाएगा। दूसरा नियम आप, यदि वस्तु चलने लगती है तब वस्तु पर कार्यरत गतिज घर्षण बल,
वो भी रिएक्शन के समानुपाती होता है, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन उस टाइम पे जब कांस्टेंट लगाएंगे तो ये म्यू के आएगा, जहां म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। आर की वैल्यू mg फिर डाल देंगे तो आपका एफ के इक्वल टू एम म्यू के mg, ये फॉर्मूला बनेगा जाकर के। लिख लीजिए नंबर 3 लिखिए, घर्षण बल का मान क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 4 डाल दीजिए, घर्षण बल की दिशा सतह के समानांतर होती है, स्पर्श रेखीय दिशा में। और लास्ट लिख दीजिए, घर्षण बल का मान तलों की प्रकृति, जो इस कांटेक्ट में है लेयर्स, उनकी प्रकृति क्या है, तलों की प्रकृति और उनकी रुक्षता पर निर्भर करता है, और उनकी रुक्षता पर निर्भर करता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, घर्षण गुणांक, या फिर हम कहेंगे इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें पता है जो घर्षण बल होता है, इन जनरल अगर हम बात करें, घर्षण बल जो है वो इज इक्वल टू म्यू आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, ठीक है ना। चाहे आपका स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, वो एफ एस लग जाएगा या के लग जाएगा, लेकिन जनरली वो ये है कि फ्रिक्शन जो है आपका, एक तो घर्षण गुणांक और दूसरा जो है नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे कह लो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इज इक्वल टू लगाया तो एक कांस्टेंट म्यू लग गया। अब आप यहां से अगर डिफाइन करो म्यू क्या होगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बनती है कि घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू मटेरियल्स, टू लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, जो लेयर्स हमारी कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे दिया जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल, इनका रेशियो, अभिलंब प्रतिक्रिया नीचे और घर्षण बल ऊपर, इनका रेशियो जो है आपका घर्षण गुणांक कहलाता है। तो इन जनरल डेफिनेशन देनी है तो आप इसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज आप खुद बना सकते हैं, नहीं तो बुक से देख सकते हैं कि जो अभिलंब घर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला घर्षण बल और उनके अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। अब बात आती है तो कितने प्रकार का होता है, तो बात आती है 2 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात ध्यान दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आप लिख तो रहे हो, लेकिन ये एक्चुअली लिमिटिंग है, क्योंकि ये फॉर्मूला लिमिटिंग के लिए ही चलता है। स्टैटिक में तो वेरिएशन आते रहते हैं। और एक दूसरा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप हिंदी में लिख सकते हो गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हो स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और इसको लिख सकते हो आप गतिज घर्षण गुणांक। अब अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन में आओगे तो क्या हो जाएगा, म्यूएस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और काइनेटिक में जाओगे तो क्या बन जाएगा, म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन आर। इसकी डेफिनेशन देनी है तो आप आराम से लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि जो स्टैटिक घर्षण है और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। और इसमें क्या लिख दोगे कि गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात गतिज घर्षण गुणांक कहलाता है। तो ये इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन और उनके अपने अपने फॉर्मूले हो गए जाकर के। इसके बाद इसमें आता है कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो आप देखिए यूनिट्स क्या होंगी, जब फोर्स ऊपर है और रिएक्शन भी क्या है, फोर्स ही तो है, ये भी फोर्स है एक तरह का और ये भी फोर्स है। तो जब फोर्स अपॉन फोर्स हो जाएंगे तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, नो यूनिट। आप इसकी डायमेंशन भी निकालेंगे तो डायमेंशन भी आएगी m0 L0 T0, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो जिस तरह से